आपको नेक्स्ट में दिखाई दे जैसे हमारा जो त्वचा रहता है, इसमें भी लेयर्स होता है अलग अलग। प्रॉपर सही तरीके से अगर हम लोग इसमें जाएं तो मिट्टी में भी वैसी सेम लेयर होता है। तो यहाँ पे जो लेयर्स को, मिट्टी का जो लेयर्स है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट रहता है, आपको फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा होगा, सरफेस सॉइल बोला जाता है। ऊपरी सतह का जो रहता है उसको बोला जाता है सरफेस सॉइल, जहां पे कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और वहीं जो रहता है मिट्टी का उपजाऊ क्षमता जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है। सेकंड, उसके जस्ट नीचे का जो सरफेस होता है उसको बोला जाता है सब सॉइल। सब सॉइल पे अकॉर्डिंग टू जो सरफेस सॉइल होता है, लेयर होता है, उसके अपेक्षा हमारा जो सेकंड नंबर का जो सब सॉइल होता है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर्स की उपस्थिति बहुत कम होती है। मतलब आपको वहां पे फसल का उत्पादन करने जाए तो वहां पे अच्छे से नहीं होता। थर्ड लेयर जो होता है पेरेंट मटेरियल बोला जाता है, जहां पे छोटे छोटे स्टोन, पत्थर का छोटा छोटा पार्ट्स यहाँ पे पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है वो बिल्कुल ही नहीं रहती। सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा बेड रॉक। ये तीनों लेयर के जस्ट नीचे में जो रहता है वो चट्टान रहता है। तो चट्टानों के ऊपर मिट्टी का जो तीनों लेयर जो रहता है वो टिका हुआ रहता है। तो हम सबको जानना ये जरूरी है कि सबसे फर्स्ट का जो सरफेस होता है, इसीलिए बोला जाता है कि सबसे ऊपर का जो मिट्टी रहता है उसको हमको जल के बहाव से रोकना है। वाइंड जो रहता है, तूफान आता है, तो हमारा ऊपर का जो सरफेस जो लेयर है वो बिल्कुल बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि सेकंड लेयर ऊपर का मिट्टी निकालने के बाद सेकंड जो नीचे का जो सरफेस आता है उसमें आप देखना, नए खेत को बनाते हैं उसमें वहां पे कभी भी आप इतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो आगे नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सॉइल कलर। हम भारत देश में रहते हैं जो विभिन्नता वाला देश है। हम सब अलग अलग लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे हर चीज डिफरेंट है। तो हर लोकेशन में हम जहां जहां पे रहते हैं, महाराष्ट्र की मिट्टी अलग है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी अलग है, उड़ीसा की मिट्टी अलग है। तो सभी जगह पे इनका कलर अलग अलग होता है। और मिट्टी का कलर अलग अलग होने का कारण है कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ का उपस्थिति। कहीं पे अब्सेंट रहते हैं तो अलग कलर आता है, कहीं पे ये प्रेजेंट है वो अलग आता है। आपको आयरन कंपाउंड जब यहाँ पे अत्यधिक होता है तो उसका कलर रेड कलर और ब्राउन कलर होता है। और सबसे ज्यादा डार्क कलर जो रहता है, जिस मिट्टी का कलर डार्क होता है वो सबसे ज्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। सबसे ज्यादा वो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने वाली जो कलर होती है वो डार्क कलर होती है। तो आप सबको ये समझना है कि हमारी मिट्टी का कलर कौन सा है और उसका सूर्य की रोशनी ग्रहण करने की क्षमता क्या क्या है। और कलर आप देखेंगे तो कलर एक और अगर पट्टी अलग अलग करेगी होता है तो आपको वही। समझना है कि कलर है वो पदार्थ और खनिज पदार्थ की उपस्थिति और अनुपस्थिति की वजह से होता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ऐसे हमारे शरीर का टेम्परेचर होना, परफेक्ट तरीके से टेम्परेचर जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो तापमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम हमारे मिट्टी में भी यही चीज होता है। हमारे मिट्टी का टेम्परेचर, हमारे मिट्टी का तापमान अगर प्रॉपर सही तरीके से है, जो हमारे क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए, क्रॉप डेवलपमेंट के लिए जो सही है, वो टेम्परेचर हमारी मिट्टी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको दिखाई दे रहा होगा सोर्स, जो ताप है उसको मिट्टी को मिलने का सोर्स कौन कौन सा है, ताप मिट्टी में आने का कौन कौन सा साधन है, कौन कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से हमको यहाँ पे तापमान मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा मिट्टी को। सनलाइट। आपको फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि सबसे फर्स्ट जो है वो सनलाइट है। जैसे सूर्य की रोशनी मिट्टी में पड़ती है तो एक जो रहता है ऑप्टिमम, जो इनका एक तो मापदंड है, उस तरीके से उनको एक तापमान मिल जाता है। सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, आपको सेकंड में दिखाई देगा जब मिलती है तो धीरे उनकी लिप्स की पत्तियां होती है उन चला जाता है। जमीन में जाने के बाद वहां पे बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटी होते हैं, जहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो डिकम्पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोजिशन फिर उनका होता है। तो कार्बन कार्बन तो अणु बनता है और एक बनता है जल का। साथ ही में यहाँ पे मिनरल्स बनता है जिनको डायरेक्ट अब्जॉर्ब करता है, जो हमारी प्लांट होती है उनकी रूट्स, जड़ें होती है, वो उनको अब्जॉर्ब किया जाता है। पौधे में आपको पता होगा दो प्रकार का वहन तंत्र
गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड प्लीज बी विथ अस बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से क्योंकि वो अभी वहां पर छत्तीसगढ़ में जहां से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहां पर शायद ही इंटरनेट का सही कनेक्शन ना होने की वजह से शायद ये तकलीफ आ रही है। बट आई एम श्योर ही विल बी ज्वाइनिंग सून। सो आप कुछ समय तक हमारे साथ बने रहिए। एंड यस, ऑफ कोर्स, यस, आई थिंक ही इज देयर। लकी जी, प्लीज गो ऑन। जी 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 सर, जी सर। सॉरी, आप सभी से मैं माफी चाहूंगा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है छत्तीसगढ़ में। तो मैं माफी चाहूंगा। अपन पुनः हम लोग बहुत जल्दी अपन जो हमारा प्रेजेंटेशन है आज का उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारा जो यहाँ पे जो तापमान जो रहता है मिट्टी में होता है, फर्स्ट आप देखें कि सनलाइट से होता है। देन सेकंड हम देखें कि यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स डीकम्पोजिशन होता है। तो उसके माध्यम से एक माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। तो वहां पे एक जो रहता है टेम्परेचर जो रहता है वहां पे वो आता है। तो वहां से हमारी मिट्टी में टेम्परेचर आता है। थर्ड नंबर आप देखें, आपको अंडरग्राउंड जो रहता है, भूमिगत तापमान बोला जाता है जिसको, जैसे जैसे हम लोग सरफेस, सब सरफेस और पेरेंट रॉक्स जो रहता है वहां पे अलग अलग जैसे हम लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पे धीरे धीरे जो रहता है वो सूर्य का टेम्परेचर बढ़ता है। और एक परफेक्ट टेम्परेचर का होना हमारे मिट्टी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर उसका सही होगा तो वहां पे जो जड़ रहती है वो सही तरीके से ग्रोथ करेगी, और क्रॉप जो रहता है, फसल जो रहता है, उनका जो डेवलपमेंट रहता है वो सही तरीके से होता है। तो इस तरीके से हमारी मिट्टी में तापमान जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे मिट्टी में। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा। लकी जी, जस्ट अ मिनट, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। जी सर, प्रतीक जी जी सर। अपना स्लाइड शेयर करेंगे, आप बोलिए। जी जी जी। जी। हाँ नेक्स्ट सर, यहाँ सर, नेक्स्ट सर, टेम्परेचर में सर, टेम्परेचर में, सॉइल टेम्परेचर। यस यस, ओके सर, ओके सर। थैंक यू सो मच सर। तो आप सभी लोगों को मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है, बाकी अपन कंटिन्यू करते हैं। तो सॉइल टेम्परेचर के बारे में आप लोग देखिए, हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट। जैसे आप सबको पता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी में सेम बताया कि जैसे हमारे इंसान के शरीर को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ता है, जो हमको दाल में मिलता है, चावल में मिलता है, सेम वैसी हमारे मिट्टी के अंदर भी न्यूट्रिएंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बोला जाता है पोषक तत्व। 1939 में आर्नन और स्टॉट करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने न्यूट्रिएंट्स का परिभाषा दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर हमारे प्लांट के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स के जो कमी हो जाता है तो पौधा जो है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता। इसलिए महत्वपूर्ण है न्यूट्रिएंट्स। अगर प्रॉपर सही तरीके से अगर पौधे को अगर ये न्यूट्रिएंट्स अगर मिलता है तो वो अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र को पूरा करता है, और अगर नहीं मिल पाता तो वो अपना लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता और बीच में उसका डेथ हो जाता है। वैसे पौधों को 30 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता है, लेकिन प्रॉपर अगर हम लोग देखें तो अध्ययन किया जाता है 16 तत्वों का। 16 अगर प्लांट न्यूट्रिएंट जो रहता है अगर पौधों को मिलता है तो उनके जीवन का संपूर्ण विकास होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर फर्स्ट इमेज में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो रहता है जल, ये तीनों जो रहता है प्लांट जो है वो इन्वायरमेंट से ले लेता है। लेकिन हमारे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो रहता है यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट और माक्रोन्यूट्रिएंट करके, तो इनको 16 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे माक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीज और सल्फर, ये जो रहता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में पौधे को जरूरत रहता है। इनका 1 ppm से भी मैक्सिमम का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद यहाँ पे आपको फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन, ये जो रहता है माइक्रो मतलब इसको बहुत कम मात्रा में जरूरत रहता है पौधे को। फिर हम माक्रो न्यूट्रिएंट को यहाँ पे देखेंगे, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको बोला जाता है प्राइमरी एलिमेंट। प्राइमरी एलिमेंट में आता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसका सबसे ज्यादा पौधे को जरूरत पड़ता है, और आज मिट्टी में इसका सबसे ज्यादा कमी है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई खाद उपयोग किया जाता है तो डीएपी, यूरिया, राखड़ है, जिनसे एनपीके रिलीज होता है। और कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, ये जो सेकेंडरी एलिमेंट में आते हैं। तो आपको ये समझना है, क्योंकि पौधा जो रहता है डायरेक्टली कोई भी न्यूट्रिएंट्स को लेता नहीं है, हमको उस न्यूट्रिएंट्स को पहले मिट्टी को देना पड़ता है, फिर वो मिट्टी में वो रिलीज होता है। जैसे हम लोग यूरिया देते हैं तो नाइट्रोजन रिलीज होता है, एमाइड से नाइट्रेट और नाइट्राइट में टूटता है वो यूरिया जो रहता है। उसके बाद देन फिर जो रूट रहती है, जो प्लांट की जो जड़ें रहती है, वो उसको ग्रहण करती है। मैम नेक्स्ट स्लाइड।
सर नेक्स्ट, ये आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सॉइल का पीएच। जैसे हमारा अगर तबियत खराब होता है, फीवर होता है, तो हम लोग अपने क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं। सेम वैसी अगर पौधे का अगर सही तरीके से ग्रोथ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है मिट्टी में, या बहुत ज्यादा मिट्टी में ग्रोथ कमी आ रहा है पौधे का, या तो डिसीज आ रहा है, बहुत ज्यादा पौधे में अगर बीमारी आ रहा है, हम सबको तुरंत ही अवेयर होना है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, सॉइल टेस्टिंग करना है, जिसको बोला जाता है सॉइल पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो सांद्रता पीएच। तो ये जो रहता है पीएच, हम क्या क्यों जांच कराते हैं? पीएच जांच कराने से हमको ये पता चलता है कि मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ये तीनों जो रहते हैं उनका गुण पता करने के लिए हमको सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए। हमारा टॉपिक तो बहुत बड़ा है, विस्तार में मैं जाऊंगा तो काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉइल टेस्टिंग करने के लिए हमको कभी भी खेत में बरगद के पास से नहीं लेना चाहिए, जो मेड़ होती है खेत की उनके बाजू से नहीं लेना चाहिए, और जो कैनाल्स होती है, नहरें जो होती हैं, उनके बाजू से भी हमको सॉइल सैंपल नहीं लेना चाहिए। मिडिल पोर्शन जो रहता है वहां 10 अलग अलग लोकेशन से वी शेप में हमको सॉइल सैंपल लेना चाहिए। आपको फिर 4 भाग में उसको रखना है, हाफ हाफ केजी। उसमें से 1 जो पार्ट्स रहेगा, 500 ग्राम का, आधा किलो का जो हिस्सा रहेगा, उसको हमको लेना है, उसको बारीक चूर्ण करना है। फिर उसके बाद जैसे हम लोग पीएच मीटर में डालते हैं, तो वहां पे स्केल पीएच स्केल 1 से 14 तक रहता है। जैसे अगर हमारा जो पीएच का जो मान है 1 से लेकर 5.5 तक आता है, तो उस मिट्टी को अम्लीय मिट्टी कहा जाता है। 5.5 से अगर 7 तक आता है तो उसको न्यूट्रल मतलब उदासीन मिट्टी कहा जाता है, और सबसे बेस्ट मिट्टी उदासीन मिट्टी को माना जाता है। वहां पे क्रॉप का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। थर्ड आप देखेंगे कि इसको बोला जाता है, जैसे 8 से अगर ऊपर चला जाता है हमारा जो पीएच का जो वैल्यू है, तो उस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। और इनके सुधार के भी बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारा चीज यूज किया जाता है। सेम वहां पे आपका लाइमस्टोन, चूने का पत्थर का आप उपयोग करिए, जिप्सम डालिए, उसमें पायराइट डालिए, तो ये अलग अलग तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति और अनुपस्थिति, मैं हमेशा एक ही शब्द को ला रहा हूँ, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ अगर प्रेजेंट अगर नहीं रहते तो वो मिट्टी एसिडिक मिट्टी हो जाती है, अम्लीय मिट्टी हो जाती है। वहां पे आयरन तत्व का ज्यादा अधिकता हो जाता है, और आयरन तत्व का उपस्थिति हमारे जमीन में बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिससे जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी जो इफेक्ट हो जाता है, और फिर वहां पे पौधे का ग्रोथ नहीं हो पाता। मैम नेक्स्ट स्लाइड। मैम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर। मिट्टी का आकार भी होता है, अलग अलग आकार का हमारा जो मिट्टी है वो होता है। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि मिट्टी का आकार भी हमारे फसल के डेवलपमेंट के लिए उनको इफेक्ट डालता है। प्रोडक्शन हमारा सही आना नहीं आना, ये सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा प्लेटी आकार। इसमें जो रहता है मिट्टी का जो शीर्ष वो प्लेट नुमा या चपटा नुमा आकार का दिखाई देता है, जिसको प्लेटी आकार बोला जाता है। सेकंड प्रिज्मेटिक, इसमें जो रहता है मिट्टी की जो शीर्ष रहती है वो एकदम फ्लैट समतल हो जाती है, जिसको प्रिज्मेटिक आकार बोला जाता है। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं ब्लॉकी। ब्लॉक मतलब सट सतही घन के आकार का, मतलब अगर आकार बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक आकार। चौथा आप देख रहे हैं स्फेरॉइडल आकार। इसमें जो मिट्टी का जो आकार होता है वो ग्रेनुअल मतलब गोलाकार हो जाता है और कणिकामय हो जाता है। ये सब भी होता है ऑर्गेनिक मैटर्स के प्रेजेंट होने से और अब्सेंट होने से, ये आकार जो है अलग अलग आता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सॉइल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं? आपको यहाँ पे फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा सॉइल मैनेजमेंट। अगर मिट्टी का हम सही तरीके से मैनेजमेंट अगर नहीं करते, प्रॉपर सही तरीके से उसमें जुताई नहीं होना, प्रॉपर सही टाइमिंग पे उन पर खेती नहीं होना, ये हमारे स्ट्रक्चर को, मिट्टी के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सही तरीके से अगर मिट्टी में डिकम्पोजिशन का जो प्रक्रिया है उसको नहीं कर पाते, तो भी हमारा सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित होता है। थर्ड यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर। ड्राई कंडीशन में, सूखे कंडीशन में अगर मिट्टी सूखी है और अगर उसमें हम लोग जुताई करते हैं तो वहां पे दरार पड़ जाता है। दरार पड़ने से हमारा जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होता है। फोर्थ नंबर पे आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ अगर सही तरीके से उपस्थित है तो उस मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल ग्रहण करने की जो क्षमता रहती है वो बहुत अच्छा हो जाती है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सॉइल ऑफ इंडिया। हम विभिन्नता वाले देश में रहते हैं, जैसे मैं पहले ही बताया, तो वैसे ही हमारे देश में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे एलुवियल सॉइल, जिनको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। पानी का बहुत ज्यादा जब बहाव होता है, इमेज में ही आपको पता चल रहा होगा, पानी के बहाव के साथ बह करके जो सॉइल जो मैटर्स रहते हैं वो एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं, तो वहां पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें बालू का मात्रा रहता है,
और उसमें न्यूट्रिएंट जो रहता है, पोषक तत्व रहता है, उनका डेफिशिएंसी, उनका कमी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे जो पत्थर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहते हैं। असम, बिहार में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। सेकंड नंबर में आप देखेंगे ब्लैक सॉइल। हमेशा काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट कहा जाता है। यहाँ पे लाइम, एल्यूमिना और मैग्नीशिया, ये जो तत्व रहते हैं, इनका अधिकता हो जाता है, और यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्साइड का कमी रहता है, ऑर्गेनिक मैटर्स की भी कमी होती है। और इस प्रकार की जो ब्लैक प्रकार की जो मिट्टियां होती हैं, ये गुजरात में और तमिलनाडु में पाई जाती है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा रेड सॉइल। जो लाल मिट्टियां होती है, ये चट्टानों से जो परिवर्तित हुआ रहता है, छोटे छोटे चट्टानों के टूटने से जो उनका परिवर्तित रूपांतरित रूप को यहाँ पे रेड सॉइल बोला जाता है, लाल मिट्टी बोली जाती है। यहाँ पे भी क्या होता है, आयरन तत्व जिसको बोलते हैं फेरस और एल्यूमिनियम, इनका जो रहता है बहुत ज्यादा अधिकता हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे अब्सेंट रहते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस पेंटाक्साइड की यहाँ पे कमी होती है, इसलिए रेड सॉइल को बेस्ट सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नहीं माना जाता। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं चौथे नंबर पे लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो रहता है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जब बारिश होता है और हाई टेम्परेचर जब रहता है, तब इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब बारिश होता है तो ऊपर की जो साल्ट, जो लवण होती है, वो जो रहता है कि वो मिट्टी के अंदर में चला जाता है फ्लो के माध्यम से, और इस प्रकार से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिसर्ट सॉइल। डिसर्ट सॉइल का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे बालू का जो पार्टिकल्स रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आकार का जो होता है, इसलिए यहाँ पे बालू की अधिकता होने से यहाँ पे सॉइल प्रॉपर सही तरीके से सॉइल स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। यहाँ पे साल्ट की कमी पाई जाती है। इस प्रकार से इसको केमिकल तरीके से अगर हम लोग बोले तो इसको क्षारी मिट्टी कहा जाता है, और इस प्रकार की मिट्टी जो है वो हरियाणा में पाई जाती है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। जी, ऐसे कौन कौन से कारण है, अब हम सबको जानना है कि हम लोग मिट्टी का जो कंडीशन है उसको कैसे हम लोग खराब कर रहे हैं। हम सबको आज अवेयर होना है। ये एक सेशन ही नहीं है, आज हमको यहाँ पे इसको सुनना ही नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को सुनेंगे और जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे हमको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो मिट्टी के खराब होने का कौन कौन से कारण है, हम सब जिसमें शामिल हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल फार्मिंग। केमिकल फार्मिंग आज सबसे ज्यादा लोग बाग ले रहे हैं। कारण ये है कि इसको ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से किसानों को लगता है कि हमारा उपज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। आज पंजाब हरियाणा की स्थिति आप लोग देख रहे हैं। तो केमिकल फार्मिंग, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जिसमें यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है 46%, एमाइड जो रहता है नाइट्राइट नाइट्रेट में टूटता है। सेकंड है फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो 3 प्रकार का होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट। थर्ड नंबर पे आपको पोटासिक फर्टिलाइजर, म्यूरेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, नाइट्रेट ऑफ पोटास। ये 3 प्रकार का जो खाद है भारत देश में सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होता है, और यही मिट्टी को सबसे ज्यादा खराब कर रहा है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। नाइट्रोजन साइकिल, आप पहले देखिए कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन जो तत्व रहता है वो मिट्टी को मिलता है। हमारे यहाँ पे आपको जानकारी ये रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो 2 तरीके से मिलता है। एक हमको मिलता है खाद के माध्यम से, दूसरा हमको मिलता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से हमको मिलता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन रहती है, आपको देखना है यहाँ पे नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ये जो रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो प्लांट के जो जड़ में जो गांठ रहता है, वहां पे राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, वो नाइट्रोजन को अपने अंदर फिक्स कर लेता है। फिर वहां पे फिर वो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया जो रहते हैं वो उनका जैसे प्रोसेस करते हैं, डिकम्पोजिशन होता है, तो यहाँ पे अमोनिया बनता है। अमोनिया से फिर यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। फिर नाइट्रेट का जो रूप रहता है, इसको जो रहता है वो जड़ें जो है वो ग्रहण करती है। फिर जड़ ग्रहण करने से इस पौधे का विकास होता है, ग्रोथ होता है। फिर इस पौधे को जब जब गायें, जो मवेशियां जब होती हैं, वो जब खाती हैं, तो उनको खाने से उनके अंदर वो नाइट्रोजन चला जाता है। फिर उनका जो डंग रहता है, केटल डंग रहता है, यूरिन रहता है, और इनका डेड बॉडी जैसे वो मिट्टी में फिर चला जाता है उनके डेथ होने के बाद, तो वहां पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। फिर वो यहाँ पे अमोनिया में टूटता है, फिर वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में टूटता है, फिर उसको जड़ ग्रहण करता है। इस प्रकार से जो रहता है ये नाइट्रोजन साइकिल जो है वो पूरा ये चलते रहता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन हमारे मिट्टी को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में।
ये सॉइल इरोजन। तो सबसे फर्स्ट में मिट्टी के खराब होने के कारण में आप लोग देखें केमिकल फार्मिंग। सेकंड आप लोग देखेंगे यहाँ पे सॉइल इरोजन, मिट्टी का जो क्षरण होता है वो कैसे कैसे होता है। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे फर्स्ट में नेचुरल प्रोसेस है, फिर है ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस में आपको पता होगा वाटर, जैसे बहुत सारे एरिया में क्या है बहुत ज्यादा बारिश होता है तो वहां पे हम लोग क्या है जल संग्रहण नहीं कर पाते, तो वहां पे क्या रहता है कि बारिश का जो पानी रहता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बह के हमारी मिट्टी का जो सरफेस जो लेयर होता है उसको कटाव के माध्यम से बाहर कर देता है, जिसके माध्यम से नीचे का जो लेयर रहता है उसमें आपको पता है कार्बनिक तत्व नहीं रहता और वहां पे हमारा मिट्टी जो है वो खराब हो जाता है। सेकंड है वाइंड, मतलब तूफान। बहुत सारे ऐसे ड्राई एरिया राजस्थान है, वहां पे जो रहता है जब बहुत ज्यादा तेज जब वहां पे तूफान आती है तो वहां जो रहता है फर्स्ट लेयर जो रहता है वो तूफान के माध्यम से उड़ करके बाहर हो जाता है, इस प्रकार से हमारी मिट्टी का नुकसान होता है। सेकंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ह्यूमन एक्टिविटी, ओवर क्रॉपिंग। हम लोग बार बार कंटिन्यू फसल लगाते हैं और बार बार उसका कटिंग करते हैं जड़ सहित, तो इससे मिट्टी का कटाव होता है। तो हमको लंबे समय तक रहने वाली फसल को हमको लगाना है, जिसमें हमारा आता है नेपियर ग्रास। सेकंड है ओवर ग्रेजिंग। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो मवेशियां जो होती है उनको अगर हम लोग ऐसे जगह पे अगर लेके जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा घास लगा हुआ रहता है, और आपको पता होगा घास की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध करके पकड़ करके रखती है, और जब वो जो मवेशियां रहती हैं उसको खा जाती हैं घास को, तो वहां जो रहता है सो सॉइल रहता है, मिट्टी रहता है, वहां पे घास खत्म हो जाता है। फिर जैसे वहां पे बहुत ज्यादा बारिश का पानी आता है या तो वहां पे तूफान आता है, तो मिट्टी का जो ऊपर का जो लेयर रहता है वो उसके माध्यम से बाहर हो जाता है। तो हमको ये सब अपने को ध्यान रखना है, जो हमारे माध्यम से आज जो नुकसान हो रहा है। आपको यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन आज हमारे लिए ये बहुत गलत है, हम सबको इसके लिए अवेयर होना है, अपने लोगों को जागरूक भी करना है। आज लोग वन की कटाई कर रहे हैं, इसके माध्यम से जहां से हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज कटाई, वन को काट के वहां पे हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पे उद्योग लगा रहे हैं। तो इससे क्या है वन का जो रहता है वो धीरे धीरे वन भी खत्म होते जा रहा है। और पेड़ के कटाई होने से, क्योंकि बड़ी जो पेड़ जो होती है उनकी जो जड़ रहती है वो मिट्टी को बांध के रखती है, तो कटाई कर देते हैं तो मिट्टी का पकड़ ढीला हो जाता है, फिर इस तरीके से मिट्टी का कटाव होता है। तो ये हमारे कारण है, दो कारण, केमिकल फार्मिंग और सॉइल इरोजन, जिससे आज मिट्टियां खराब हो रही है। हम नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सॉइल इरोजन, इकोनॉमिक्स लॉस, आर्थिक हमारा नुकसान क्या है। सॉइल इरोजन, मिट्टी का जब क्षरण होता है तो नाइट्रोजन 60 लाख टन, फास्फोरस 16 लाख टन, और पोटास जो रहता है वो 100 लाख टन, और कैल्शियम है 100 लाख टन। टोटल मिला करके देखते हैं तो क्षरण के माध्यम से जो जल से होता है और हवा से होता है, इसका जब क्षरण होता है मिट्टी बाहर हो जाता है कट के दोनों के माध्यम से, तो टोटल हमारे देश में उसको पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ प्रति ईयर हम लोग उतने खाद फिर जमीन में देते हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे आज देश के लिए बहुत बड़ा आर्थिक लॉस होता है क्षरण से। नेक्स्ट, आपको सॉइल कंजर्वेशन, अब हमको मृदा का संरक्षण कैसे करना है, जो हमारा कर्तव्य है अपने माँ के प्रति, जो हमारा फर्ज है सेम हमको वैसे ही अपना फर्ज धरती माँ के लिए भी निभाना है। और मैं आज के इस सेशन में यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम मिट्टी को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग फर्स्ट है FIM, फॉर्ड योर मैन्योर, जिसको गोबर का खाद बोला जाता है। कैटल डंग का डिकम्पोजिशन होता है, यूरिन का डिकम्पोजिशन होता है, घास का और लीव्स जो रहती हैं इनका डिकम्पोजिशन होने के बाद जो एक रूप बनता है उसको गोबर का खाद बोला जाता है। इसमें नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस पेंटॉक्साइड 0.2%, K2O पाया जाता है 0.5%। CN आचार्य करके जो साइंटिस्ट है 1955 में इन्होंने जिस गड्ढे में गोबर का खाद बनाया जाता है उनका ये लंबाई चौड़ाई और गहराई क्या होना चाहिए इसके बारे में बताए हैं। सेकंड आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन मैन्यूरिंग। ग्रीन मैन्यूरिंग में बरसीम, ढैंचा और जो मेज होती है, मक्का होती है, इस प्रकार की हम नेपियर को भी शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार की जो जो पौधे होती हैं इनको हम लोग ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए लगाते हैं, इसका फार्मिंग करते हैं और इसको खेत में लगा करके इनको ग्रीन कंडीशन में ही जिस स्थिति में वो हरे रहते हैं उस स्थिति में हम उसमें जोताई कर देते हैं जमीन में, और 1 फीट के गहराई में उसको दबा देते हैं। लंबे समय तक वो धीरे धीरे जमीन में पड़े रहते हैं, जैसे उसका डिकम्पोजिशन होता है फिर वो एक बेस्ट खाद के रूप में ग्रीन मैन्यूर बनता है। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम केमिकल फार्मिंग को यूज ना करके हम लोग ये हरी खाद बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वर्मी कंपोस्ट, इसको बोला जाता है किसान मित्र। केचुआ जो रहता है वो किसान का मित्र कहलाता है, लेकिन आज हम सब इतना केमिकल डाल डाल के आज इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं, जो आज मिट्टी में दिखाई नहीं देता। अर्थवार में जो केचुआ रहता है इसको गोबर के खाद में आज 1,000-2,000 रुपए केजी में मिलता है केचुआ। इसको हम लाते हैं और गोबर के खाद में इसको डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे वो इसका डिकम्पोजिशन करता है, फिर डिकम्पोजिशन होने के बाद ये बेस्ट केचुआ का खाद बनता है। इसको जमीन में हमको उपयोग करना चाहिए। मैम नेक्स्ट।
ये क्रॉप रोटेशन, सबसे पहले आप लोग देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद हमको क्या करना चाहिए? क्रॉप रोटेशन जिसको बोला जाता है फसल चक्रण। उथली जड़ जो रहती है उस प्रकार की फसल, और अलग जो जड़ वाली जो फसल रहती है, तो ये सब डिपेंड करता है हम कौन से प्रकार का यहाँ पे क्रॉप लगा रहे हैं। तो आपको पोटैटो फैमिली जिसमें आता है आलू और टमाटर आता है। देन आप सेकंड नंबर पे देखेंगे लेग्यूम, दलहनी फसल जो है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे केबेज, गोभी वगैरह का, जहाँ पे कॉलीफ्लावर का जहाँ पे होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज के माध्यम से। हमको अलग अलग प्रकार का फसल जो है उसका चक्रण करते रहना चाहिए। धान लगाने के बाद चना लगा दिए, चना के बाद हम गन्ना ले सकते हैं। इस प्रकार से जब हम फसल चक्रण करते हैं तो हमारे मिट्टी का जो उर्वरा क्षमता रहता है वो बहुत अच्छे से बना रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में, ट्री प्लांटेशन, ये आज हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको आज जितना ज्यादा हो सके हमको आज वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे हमको शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगा, और ज्यादा वृक्षारोपण करने से ज्यादा पौधे जब जमीन पे लगना स्टार्ट हो जाएगा तो मिट्टी को बांध करके रखता है। तो वृक्षारोपण भी हमारे जीवन में हम सबको करना चाहिए, जो हमारा एक कर्तव्य भी है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। जी, हमको यहाँ पे करना चाहिए नेपियर घास की फार्मिंग करनी चाहिए। मिट्टी को हम नेपियर घास से कैसे हम लोग यहाँ पे संरक्षित कर सकते हैं, जो हमारे एमसीएल का एक बहुत ही शानदार एक रॉ मटेरियल भी है। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारे मिट्टी में एक कार्बन बॉन्ड बनता है। कार्बन बॉन्ड बनता है, वो उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। और जैसे जैसे हम लोग छोटी जो अवधि रहती है, 3 महीना 4 महीने की जो फसल होती है, उसको हम लोग लेते हैं और उसका बार बार जड़ सहित कटाई कर देते हैं, तो कार्बन बॉन्ड जो रहता है वो बार बार टूटता है, जिसको बनने में बहुत सारा लंबा समय लगता है। लेकिन नेपियर घास आप सबको पता है कि एक बार इसको लगाने के बाद इसको हम लोग 6 रख सकते हैं। गन्ने से भी ज्यादा समय लगता है इसमें। तो 6 से 7 साल रखते हैं, कटिंग तो करते हैं, लेकिन इसका जड़ जो रहता है वो बार बार हम इसको बाहर नहीं उखाड़ करके फेंकते। तो ये प्रॉपर लंबे समय तक रहता है। तो कार्बन बॉन्ड जो रहता है वो लंबे समय तक बना रहता है, जो हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन तत्व की उपस्थिति और कार्बन बॉन्ड को भी बना के रखता है हमारा नेपियर घास जो है। आपको नेक्स्ट नंबर पे दिखा रहा है वाटर मैनेजमेंट। जल का अगर सही तरीके से हम लोग मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हम अपने मिट्टी का कटाव होने से बचा सकते हैं, मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि फसलों के बीच में फसलों के बीच में हम लोग घास का अगर पट्टी लगा देते हैं तो उससे भी जो रहता है वो, क्योंकि घास की जो पट्टी रहती है वो जड़ को बांध करके रखती है। ये भी एक तरीका होता है कि हम अपने मिट्टी को संरक्षित रख सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारे भारत देश में अलग अलग जो राज्य है वहां पे अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। कहीं पे गेहूं अधिकता होता है, कहीं पे धान की खेती ज्यादा होती है, कहीं पे मक्के की खेती होती है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से प्रकार की मिट्टी है। जैसे हम लोग गेहूं पे जाएं तो गेहूं पे हम लोग क्ले प्रकार के जो मिट्टी होता है उसमें हम इसका खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो रहता है, गुड स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा रहता है, जो आकार रहता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्ले प्रकार की जो मिट्टी होती है उनकी बहुत अच्छी होती है। वाटर रिक्वायरमेंट 440 से 460 होता है गेहूं का। जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर, उस मिट्टी में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जर्मिनेशन अंकुरण के समय 20 से 25 होना चाहिए। टिलेरिंग के समय होना चाहिए 16 से 20। वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि के समय 20 से 23 होना चाहिए टेम्परेचर। ग्रेन फिलिंग, दाना भरने के समय 23 से 25 होना चाहिए। ऐसे आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार का डिफरेंट यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। धान का है, मक्के का है, कौन कौन से मिट्टी में होता है, उनका वाटर रिक्वायरमेंट कितना रहता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस प्रकार की मिट्टी में जिसमें उसका खेती हो रहा है। ये आप पूरे को देख सकते हैं, हर प्रकार का जो फसल है उसमें कौन कौन सा बेस्ट मिट्टी होता है। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो तो हमारे द्वारा किया जाने वाला जो संरक्षण है। लेकिन आज गवर्नमेंट भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव प्रोग्राम चला रही है जिससे हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बारे में आप सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड मैं बताया, आज हर स्टेट में वहां पे जो कृषि विकास अधिकारी रहते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उनके माध्यम से सॉइल टेस्टिंग किया जाता है। हम हर किसान को अपने मिट्टी का जांच कराना चाहिए, फिर वहां से आपको एक सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है। और ये बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, प्रमोटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा चल रहा है। सेकंड में, भारत देश के किसानों को, हर एक किसान को जानना जरूरी है कि हमारे सरकार के द्वारा एक बहुत ही शानदार एक यहाँ पे एप्स चलाया जाता है जिसको बोला जाता है आत्मनिर्भर कृषि एप्स। इसके माध्यम से हम लोग अलग अलग प्रकार के जो हैं उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि अदर गवर्नमेंट स्कीम,
अदर गवर्नमेंट स्कीम में देखेंगे कि मिट्टी और वाटर को कंजर्व करने का एक बहुत अच्छा जो योजना है वो चल रहा है। तो ये तीनों प्रकार का जो योजना है ये देखेंगे आप, सेकंड वाटर सीड डेवलपमेंट इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, अलग अलग प्रकार की खेती करने वाले एरिया में वाटर सीड डेवलपमेंट वहां पे बनाया जा, जल ग्रहण के लिए एक बनाया जा रहा है। सी नंबर पे नाबार्ड लोन जो 2000 से 2001 में स्टार्ट किया गया था, और ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नाबार्ड बैंक जो है वो लोन स्टार्ट की 2001 में। इसके अंतर्गत 49 प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं इनका इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है आज का जो प्रेजेंटेशन यहीं पे क्लोज होता है। और मिट्टी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। मिट्टी का संरक्षण और संवर्धन हम सबका कर्तव्य है। हम सब मिलकर मिट्टी का संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लें। मैं आज आप सभी से यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रेजेंटेशन से आप सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मिट्टी का संरक्षण करेंगे। बस इतना ही कह के मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और मैं आज यहाँ पे MCL पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, और जितने भी हमारे IT जो डिपार्टमेंट हैं उनको भी स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आज इनके वजह से मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हुआ है। और बस यहीं पे अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू यू सर। राहुल थैंक सर। यू वेरी मच लकी जी। एंड थैंक यू आपका सर। नाम लकी है, लेकिन हम अपने आप को लकी समझते हैं कि आप MCL परिवार में हैं। और दोस्तों, अब आप लोगों ने